गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। बच्चों, आज की क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम कोई टॉपिक ना पढ़कर आपकी क्लास 10th के लिए साइंस का जो सिलेबस बोर्ड ने राजस्थान बोर्ड ने जो जारी किया है 2026 एंड 27 के लिए, तो उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बच्चे बुक्स उठाकर बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ना कोई गाइड करता है कि इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ा जाए। तो मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। आपका सिलेबस आपके जो पढ़ने का जो भी है, आपकी स्टडी टेबल है या जहाँ भी है, वहाँ की दीवार पे आपके चिपका हुआ होना चाहिए सिलेबस, कि मुझे इस सिलेबस, और वहाँ एक एक टॉपिक में आपको अंडरलाइन करनी है पढ़ते टाइम कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है और ये टॉपिक मेरा बचा हुआ है। तो इसको समझने के लिए, तो अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज मतलब हमें साइंस में मार्क्स का एम करना है 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी वैसी करनी होगी। साइंस की 10th क्लास की जो क्लासेज है वो अपने द फ्लक्स कोचिंग पर चल रही है। उसमें 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब न्यू चैप्टर सेकंड एसिड एंड बेस एंड साल्ट वाला स्टार्ट होने वाला है। तो आप मेरे साथ जुड़कर आपकी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हैं, है ना। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज है अपने। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो तो वैसे, और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिलेबस डिस्कशन में आपको ध्यान से स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस वीडियो को देखना है। इसके अंदर मैं आपको हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ कवर करनी है और कैसे आपको कवर करना है, ठीक है। तो सिलेबस डिस्कशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि सिलेबस आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब तक अपने को अभी देखो, मुझे कहीं अपने को किसी जगह जाना है, तो तब तक उसका मैप ही पता नहीं होगा, उसका रास्ता पता नहीं होगा कि कहाँ पर जाके राइट लेना है, कहाँ लेफ़्ट लेना है, कहाँ पे कोई गड्ढा आएगा या फिर किधर पे रोड ख़राब है क्या नहीं है। तो वो बिना जाने अगर अपन सीधी आपके टारगेट पे फोकस करोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती है। और अगर अपन अपने जो टारगेट तक के जो पाथ है, अगर उसको अच्छे से समझ ले तो फिर टारगेट तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए सिलेबस ज़रूर, 10th क्लास ही नहीं, आप आगे पढ़ोगे 11th 12th कंपटीशन क्लासेस, उसमें सबसे बड़ी परेशानी यही होती है बच्चों के साथ कि बच्चे बस खोली किताबें और अंधाधुंध पढ़ना स्टार्ट, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, जबकि एग्ज़ाम का पैटर्न पता नहीं है, एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है वो पता नहीं है, कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं वो पता नहीं है। पता चला एक चैप्टर है 5 नंबर का और उसमें इतना टाइम दे दिया कि जो 8-9 नंबर वाला चैप्टर वो रह ही गया। तो एक स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। देखो, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, सब पढ़ते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी अगर जुड़ जाए, ठीक है, तो वो बेस्ट हो जाता है। तो बिना देरी किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस डिस्कशन। देखो, साइंस, आपको ये पता है कि आपका पेपर, सबसे पहले तो बेसिक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। 100 मार्क्स साइंस के सब्जेक्ट के लिए है, जिसमें आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से जाते हैं, ठीक है। आपका पेपर 3 आवर 15 मिनट्स का होता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए बता दूंगा, तो दोनों मीडियम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। अब आपको पता है अपनी जो साइंस है, जो साइंस है हमारी, वो 3 पार्ट्स में है। एक है केमिस्ट्री, सबसे स्टार्टिंग वाले जो आपके चैप्टर्स है वो आते हैं केमिस्ट्री के, फिर आते हैं आपके बायो के चैप्टर्स, और लास्ट में आपके आते हैं फिजिक्स के। इस तरीके से अपनी साइंस बटी हुई है 3 पार्ट में, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। अब सबकी अलग अलग आपको प्रिपरेशन के लिए आपको अलग अलग रणनीति बनानी होगी। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में आपको इक्वेशंस आएगी, आपकी केमिकल रिएक्शन आएगी, फिर आपको उनकी डेफिनेशन, इक्वेशन लिखना क्या होता है, किसको किससे मिलाने पर क्या आपको रिजल्ट मिलता है, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट बेस आपको पढ़ना होगा कि भाई ऐसा होता है। बायो के अंदर अलग होगा और फिजिक्स के अंदर अलग मेथड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपन केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री के चैप्टर्स अपने 1 to 4 है। फर्स्ट वाला चैप्टर है आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अंदर आपके 4 चैप्टर होने वाले हैं। फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस
एंड इक्वेशंस। एक एक चैप्टर को मैं बताऊंगा, पहले एक बार देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर आपका होने वाला है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट्स, सबके मैं मार्क्स उसके आगे लिख दूंगा कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो आप एक पेपर मतलब इस क्लास को आपको बस ऐसे लेना नहीं है क्लास की तरह, बस कहीं भी सो रहे हैं और बस फ़ोन में चला के ऐसे देख रहे हो, इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। पेन पेंसिल साथ में लेके बैठो, जिस तरीके का मैं आपको चार्ट बना रहा हूँ उस तरीके में उसको चार्ट में डिवाइड करो, चैप्टर के आगे उनके मार्क्स लिखो कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का है, और उसी टाइम से आपको प्लान बनाना है, ठीक है। सेकंड हो गया अपना एसिड बेस एंड साल्ट। थर्ड चैप्टर है अपना मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड फोर्थ चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और जो द फ्लक्स कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं 10th क्लास के स्टूडेंट, उनको पता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर हमारा, वो कंप्लीट हो गया है। अब देखना, मैं आपको उस वो जो जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है ना कि हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाकर, उसका मैं आपको अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसका क्या फ़ायदा होने वाला है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये होने वाला है आपका 6 मार्क्स का, ठीक है। सेकंड जो है एसिड बेस एंड साल्ट वाला, वो आपका होने वाला है 7 मार्क्स का। मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये होने वाला है आपका 5 मार्क्स। एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये होने वाला है आपका 7 मार्क्स का, ठीक है। तो अच्छा खासा वेटेज है केमिस्ट्री का। तो इसके अंदर अपन एक एक चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शंस का बेसिक पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन कैसे राइट की जाती है। फिर सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। वो अपने क्लासेज में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल जो रिएक्शंस होती है ना, उनको राइट करना। कहीं तो आपको रिएक्शंस बता देंगे, बस इस चैप्टर में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आपको केवल पढ़ा दिया जाएगा ये 6 टाइप की रिएक्शन होती है, एडिशन हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये रट लो और इसके एग्जाम्पल याद। बिल्कुल कुछ नहीं आएगा उससे, है ना, पूरे मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। अब वो रटने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब सिलेबस चेंज हो गया है, पैटर्न जो बोर्ड का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है, एग्जाम लेने के तरीके चेंज हो गए हैं। तो उसमें आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस देता है, ठीक है। अब आजकल क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताओ और व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और आपने क्या वो उसकी डेफिनेशन लिख दी और उसके एक इक्वेशन लिख दी। आपको दे देगा एक इक्वेशन जो जिसके एक साइड वाला LHS वाला पार्ट गिवन होगा और बताएगा कि इनकी रिएक्शन हो के आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। साथ ही अगर आपसे पूछा गया एडिशन रिएक्शन, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, और आपने डेफिनेशन लिख दी, बस नहीं, डेफिनेशन लिखनी है प्लस एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, आपको 2 रिएक्शंस उसकी साथ में लिखनी है। और रिएक्शन लिखने का सबसे तरीका मैं आपको वैसे तो क्लास में बताने वाला हूँ, लेकिन इधर थोड़ा सा बता दूँ आपको कि किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। कि इक्वेशन ये नहीं कि बस लिख दिया H2 + O2 = H2O, ये हो गया कंप्लीट। नहीं, इस तरीके की इक्वेशन काट दी जाएगी, बिल्कुल रॉन्ग है ये। किस तरीके से लिखनी है आपको, दोनों जैसे इक्वेशन लिखोगे LHS RHS, उसमें जो जो भी कंपाउंड्स आए हैं सबके नेम राइट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए और उनकी स्टेट लिखी होनी चाहिए कि सॉलिड में है, लिक्विड में है, एक्वा सॉल्यूशन किस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये हो गया आपका। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करने वाला क्वेश्चन आ जाता है। साथ में अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सबको पता है इसके अंदर। कॉम्बिनेशन हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस टाइप की हो गई। और साथ में आपको कुछ एक तो रेंसिडिटी और एक कोरोजन होता है। तो लास्ट में 2 छोटे छोटे टॉपिक है, एक तो रेंसिडिटी और एक कोरोजन। बिल्कुल आपको अगर आप द फ्लक्स कोचिंग के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, और मेरे से अगर साइंस पढ़ रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। एक बार आप क्लास लेके देखो, 4th चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है उसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका 6 मार्क्स का होने वाला है, और बिलीव करिए कि 6 मार्क्स कहीं भी जाने वाले नहीं है अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो। एक तो हो गया आपका केमिकल इक्वेशन राइट करना,
कैसे एलएचएस में क्या लिखते हैं, आरएचएस में क्या लिखते हैं, एरो के मार्क के ऊपर क्या लिखते हैं, किसी गैस में स्टेट में तो उसके साथ क्या लिखते हैं, सॉलिड में है एक्वस सॉल्यूशन है, साथ में गैस अगर रिलीज हुए तो कौन सा एरो लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर सेकंड आ जाता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल रिएक्शन क्या करनी है, बैलेंस करके लिखनी है। उसके बाद आपका हो जाता है क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो 6-7 टाइप की आपकी है। और उसके बाद लास्ट वाला कि अपने डेली यूजेज में एक तो कोरोजन होता है और एक रेंसिडिटी होता है। तो बिल्कुल इजी चैप्टर है, 6 नंबर आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन अगर अब लिख भी दे कि 100 मार्क्स लाने हैं अपने को फुल। ओके, सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट्स में स्टार्टिंग में आपको बताया जाएगा कि एसिड, व्हाट इज एसिड, एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वैसे ही बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर उसके बाद एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शंस होगी, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन होकर क्या बनाएंगे, ठीक है। 7 नंबर का ये चैप्टर होने वाला है, इजी चैप्टर है एकदम, ठीक है। फिर उनकी पीएच, पीएच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएच स्केल। और पीएच स्केल आजकल के स्कूल्स में आपको नॉर्मल बस पढ़ा दिया जाएगा, ये स्केल हो गया, इसमें 1 to 7 और 7 to 14 लगे हुए होते हैं, 1 से 7 तक एसिड और 7 to 14 तक बेस। लेकिन इससे आपका कुछ भी नहीं, मतलब इस तरीके से अगर आप पीएच पढ़ोगे तो ये आपको मतलब रिजल्ट नहीं दे पाएगा। पीएच के अंदर आजकल बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने लग गए कि भाई आपको बेस के अंदर दे देगा 7 to 14 के अंदर, और उन बेस वाले एरिया में देकर आपसे पूछेगा इसमें कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, समझ रहे हो। 7 to 14 में कोई कंपाउंड देके आपसे पूछेगा इसमें बताओ एसिडिक कौन सा है। अब आप दिमाग लगाओगे, सर ने हमको हमारे स्कूल में पढ़ाया था 0 से 7 तक होते हैं एसिडिक, 7 to 14 तो बेस होते हैं, इसमें एसिड कहाँ से आ गया। तो उस तरीके से मैं आपको कंसेप्ट बिल्कुल पीएच में मैं लगभग एक क्लास लेता हूँ जिसके अंदर ओनली पीएच चलता है, और उसके अंदर मैं कंपैरिजन करना सिखाऊंगा आपको कि कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। और ये चैप्टर अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है, आज या कल से। फिर उसके बाद आता है कि इनके डेली यूजेज क्या होते हैं, ठीक है। डेली यूजेज आ जाएंगे आपके। फिर आपके केमिकल और कॉमन साल्ट वगैरह आ जाएंगे, कॉमन साल्ट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और साथ में आ जाएगा आपका सॉल्ट और क्रिस्टल की ड्राइनेस के बारे में, ठीक है। तो ये एक चैप्टर है, इसमें पीएच एसिड की रिएक्शन बतानी होती है मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेस जो है, इसके अंदर भी आपको वही है, केमिकल इक्वेशन आपको राइट करना आना चाहिए अच्छी तरीके से। और साथ के साथ में एसिड बेस वाला ऐसा है कि मैं आपको जो डेली यूजेस वाले जो एग्जाम्पल है ना, उनको दे दे के आपको बिल्कुल रटवा दूंगा एक तरीके से। खैर रटना तो गलत बात हो जाएगी, लेकिन आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एग्जांपल आप एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उसमें पूरे एग्जांपल आपके डेली लाइफ के होंगे, तो आप खुद बोलोगे अरे ये तो मैं ही देखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 7 मार्क्स का चैप्टर। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं अपन मेटल एंड नॉन मेटल, थर्ड वाला। थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल के बारे में है, उनकी केमिकल, पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। उनकी प्रॉपर्टीज़ में आपसे पूछा जाएगा हार्डनेस, सोरोनिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और एटसेट्रा एटसेट्रा, ये उसके लिए। प्लस एक एक मेटल में भी एक एक उसके लिए पूछा जाता है कि ये वाले मेटल, फिर ये वाले मेटल, ओके। तो ये होता है इसके अंदर। रिएक्टिविटी सीरीज आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, फर्स्ट चैप्टर के लिए भी और थर्ड चैप्टर के लिए भी। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। फिर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, है ना, तो वो मेथड आते हैं आपके। फिर ठीक है, कोरोजन हो गया और प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। तो ये देखो थर्ड चैप्टर भी 5 नंबर का होने वाला है, लेकिन ईजी है, साथ के साथ में आप क्लियर करते चलो तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4th चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखो मैं आपको बोल रहा था ना कि मैंने आपको जो ये चैप्टर जो पढ़ा है ना, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये आपको मैंने पढ़ाया है ऐसे नहीं कि एक चैप्टर एक लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट कर दिया हो। मैंने इसके कम से कम 12 to 13 चैप्टर वो लेक्चर डाले हुए हैं और ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, 10 to 20 मिनट्स के बीच वाले जो है, उसके अंदर उस पर्टिकुलर जो टॉपिक को मैंने क्लियर किया हुआ है। और यही पैटर्न मेरा आगे की क्लासेज में और आगे की चैप्टर्स में रहेगा। मैं केवल पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाऊंगा आपको वीडियो, ताकि वो पर्टिकुलर टॉपिक अगर क्लियर हो गया तो वहाँ से आपके मार्क्स कटने के चांसेज ही नहीं होंगे। देखिए जैसे और जिस तरीके से मैंने आपको टॉपिक्स में बांट के बताया ना, वैसा का वैसा सिलेबस में बटा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जहाँ से पढ़ रहे हैं वो है या नहीं ट्रस्टेबल, ठीक है। तो इसमें देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बॉन्डिंग इन कार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ही टॉपिक आता है कि कार्बन इतने सारे बॉन्ड क्यों बना रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट मेरी लेक्चर यही होगा इसमें।
आप देख लो द फ्लक्स कोचिंग पर इस चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। द कोवलेंट बॉन्ड, फिर कोवलेंट बॉन्ड को बताया, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के वर्सेटाइल नेचर, इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं, इसके मैंने 4 आपको रीजन्स गिवन है, और वो चारों रीजन ऐसे कैसे आपको पूछा जाता है, तो उनको स्किप नहीं करना है। फिर हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर 2 टाइप के आते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसके बाद उनका नोमेनक्लेचर आ जाता है, उनका नेम वगैरह कैसे राइट करोगे। साथ में उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। फिर उनकी केमिकल रिएक्शंस आ जाती है, जो केमिकल रिएक्शन पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, 4 केमिकल रिएक्शन, और चारों को इस तरीके से बताया हुआ है कि आपका क्लियर हो जाएगा एकदम। फिर आप क्या आते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो 2 कंपाउंड से, एक तो एथेनॉल और एक एथेनोइक एसिड है, साथ में डिटर्जेंट एंड सॉप, इसके बारे में। तो ये चैप्टर है आपके कितने मार्क्स का होने वाला है, 7 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो ये इजी चैप्टर है, केमिस्ट्री के रटने की आपको जरूरत नहीं है। लोग ऐसे आपको पढ़ाया जाता है तब बोला जाता है कि केमिस्ट्री को तो रट लेना चाहिए, नहीं, रटना किसी भी चीज़ को नहीं है। मैं आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें हर चीज़ का आपको रीज़न दूंगा कि ये चीज़ ऐसा क्यों हो रही है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने बायो वाले टॉपिक्स की तरफ। बायो में आपके चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेवन चैप्टर है आपका रिप्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और 8 वाला है आपका आनुवंशिकता, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, ठीक है, हर्डिलिटी, ठीक है, आनुवंशिकता। और ये हो गया उसमें जीवों में जनन, ये वाला हो जाएगा आपका नियंत्रण एंड समन्वय, और ये वाला हो जाएगा आपका लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, ये हिंदी के लिए भी है, ठीक है। तो ये 8 हो गए आपके। अब देखो ये जो ह्यूमन आइज वाला है, तो ह्यूमन आइज वाला अपना फिजिक्स वाले पार्ट में रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके जो प्रकाश रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह हो गए वो उसके, वो फिजिक्स वाला पार्ट है, तो उसमें रखते हैं। इनके आप मार्क्स लिख सकते हो। ये वाला आपका बड़ा चैप्टर है और वो 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसके बाद 6 वाला चैप्टर 6 मार्क्स का होगा, 7 चैप्टर 7 मार्क्स का, एंड 8 चैप्टर जो अनुवांशिकता है वो 4 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और इसको भी आपको रटना नहीं है, इसके भी अपन कंसेप्ट बेस स्टडी करेंगे। इसके अंदर आपके जो जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर 5 है, इसके अंदर होगा आपका लाइफ प्रोसेस बताना है, फिर न्यूट्रिशन बताना है आपको। एक तो ऑटोट्रोपिक होता है, एक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, फिर न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन सिस्टम वाला आएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स प्लांट्स, ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक्स है वो चैप्टर 5 में होने वाले, थोड़ा लेंथी चैप्टर पड़ता है लेकिन उसके मार्क्स भी उतने हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, एक एक टॉपिक को अपन क्लियर करते चलेंगे। कोऑर्डिनेशन, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, एनिमल नर्व सिस्टम है, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, ह्यूमन ब्रेन हो गया, टिश्यू प्रोटेक्शन और नर्व टिश्यू एक्शन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, इमीडिएट रिस्पॉन्स इन मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये सब चैप्टर इसके अंदर टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपके जो जीवों में जनन, ठीक है, इसके अंदर भी यही है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आने वाले हैं आपके, इम्पोर्टेंस आने वाला है, ठीक है, फिजन, उसके जो भी जितने भी टाइप्स है वो रिप्रोडक्शन के वो आने वाले। फिर एक तो सेक्सुअल वाला होता है, ठीक है, फिर फर्टिलेशन ऑफ एग्स हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। तो ये भी थोड़ा लेंदी टॉपिक होने वाला है चैप्टर, और उसी के हिसाब से इसके मार्क्स भी है 7, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 हो गया। और चैप्टर नंबर 8 आपका ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तभी इसके मार्क्स देखो 4 मार्क्स का है, और आराम से आपके बस इसके अंदर एक बार में आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेंडल वाला टॉपिक होता है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट वाला, उसको ध्यान से पढ़ लिया तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका बायो वाला पार्ट, ठीक है। अब फिजिक्स वाले पार्ट के लिए वैसे जगह तो बची नहीं है, लेकिन अपन यही लिखते हैं 9th चैप्टर।
ये हो जाएगा अपना लाइट, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आएगा, तो मैं इतना से लिख देता हूँ लाइट, ठीक है। 10 चैप्टर है आपका द ह्यूमन आई। 11 चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 12 चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। और 13 चैप्टर में यह लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वो है और एनवायरनमेंट। इनके मार्क्स मैं आपके लिए लिख देता हूँ। लाइट वाला चैप्टर हो गया 8 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी और अच्छा चैप्टर है 8 वाला, 9 वाला, लाइट वाला। उसके बाद आता है आपका जो ह्यूमन आई है 4 मार्क्स का होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी वाला 7 मार्क्स का है। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो 6 मार्क्स का है। और आवर एनवायरनमेंट ये है 5 मार्क्स का, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपको जहाँ भी आप पढ़ोगे आपके स्कूल्स में आपको समझाया जाएगा कि फिजिक्स एक बार अगर आप एसएस लेना चाहो तो ले सकते हो उसका। आपको मैंने पूरे साइंस को चार्ट के अंदर बांट के और उनके आगे चैप्टर वाइज आपको मार्क्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो एक बार आप इसका एसएस ले सकते हो, ठीक है। अब देखो फिजिक्स जो होती है ना, फिजिक्स उसके लिए बोला जाता है कि फिजिक्स को तो रट लेना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेरिवेशंस होते हैं इसके अंदर, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो मतलब रट के चलो बस कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन फिजिक्स रटने वाली सब्जेक्ट है ही नहीं। फिजिक्स आपके नेचर से रिलेटेड होती है, तो जो चीज़ आप नेचर में देख रहे हो उसको रट के क्या फ़ायदा है, उसको सीखो, सेंस करो, तो अपने आप आपको समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको फिजिक्स का जो मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एक टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो अपना 9 वाला है लाइट वाला, उसके अंदर आपका एक तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। और इमेज कैसे बनती है मिरर के अंदर, फिर लेंस के अंदर, है ना, उसको कहाँ पे इनफाइनाइट पे रखा जाए तो फोकस लेंथ पे रखा जाए तो, है ना। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी, ठीक है। फिर पावर वाला टॉपिक हो जाता है, इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे लाइट से रिलेटेड है सारा चीज़। और थोड़ा लेंदी है, चैप्टर बड़ा है लेकिन टफ नहीं है। साइंस का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आपको टफ लगेगा, ठीक है। लेंदी हो सकते हैं, जैसे ये 4th वाला चैप्टर ही लेंदी है आपका, 5th वाला चैप्टर लेंदी होने वाला है, 9 वाला चैप्टर लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 9th चैप्टर। 10th वाला है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर उसका आई पावर हो गया, ठीक है। फिर डिफेक्ट्स इन विजन हो गया कि भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म आएगा, उसके थ्रू आपके रिफ्रैक्शन वगैरह हो गया, ग्लास प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको टिंडल इफेक्ट हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, है ना। आपको आसमान देखते हो ब्लू ब्लू दिखता है ना, सुबह के टाइम पे देखो तो रेड दिखता है, दिन में आपको थोड़ा वाइट क्लियर दिखता है ना, उस ब्लू ब्लू जैसा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, लाइट का क्या कौन कौन से इफेक्ट होते हैं उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इजी चैप्टर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो चैप्टर है 11 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर उसके अंदर ओम्स लॉ आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रेजिस्टेंस को अपन करते हैं एक तो सीरीज मेथड में, एक पैरेलल मेथड में। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आने वाला है। और इसके अंदर डेरिवेशन भी आते हैं आपके, और इसके अंदर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। और वेटेज भी इसका अच्छा खासा है, 6 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद में आपके 7 मार्क्स का इलेक्ट्रिसिटी वाला और 6 मार्क्स का। देखो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं आपके 11th वाला और 12th वाला, एक दूसरे से लिंक्ड है। प्लस ये बेस है आपका फिजिक्स का, कौन सी क्लास के लिए, 12th के लिए। 12th वाली पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो आती है उसमें ये आपका 11th और 12th वाला चैप्टर है, ये आपका बेस होने वाला है।
इनको अच्छे से समझ लिया तो 12th में आपका मतलब आपको आसानी होगी, है ना। तो इसमें आपके जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएंगे वो आ जाएंगे, जिसके अंदर आपके जनरेटर, डायनेमो, ठीक है, मैग्नेटिक एक दो फ्लेमिंग लेफ्ट थंब रूल हो गया, है ना। तो ये कुछ एक दो रूल आएंगे आपके, तो इसको तो मैं एकदम इजी क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और 13 चैप्टर जो हो गया आपका और एनवायरनमेंट, इसके अंदर आपको चेन्स और फूड चेन, फूड वेब हो गया, इकोसिस्टम हो गया, इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स क्या होती है, ओजोन लेयर, डिफ्लेक्शन वगैरह, जो गार्बेज मैनेजमेंट है। ये देखो, ये वाला जो 13 चैप्टर है ना, और एनवायरनमेंट, इसको क्या बोला जाता है कि ये चैप्टर मतलब थोड़ा ऐसे ही है, इसको बस रट लो फटाफट, इसके अंदर कुछ कुछ टर्म्स है, इसको रट के और फिनिश करो। लेकिन मेरा बिलीव करो कि जब भी आप 10th के बाद आगे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी पे जाओगे, ठीक है ना, अगर आप उनके लिए अभी से सीरियस हो तो इस चैप्टर को एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके अंदर ये जो है ना, ये जो इकोसिस्टम हो गया, फूड चेन हो गया, एनवायरनमेंट, ये जो टर्म है ना, ये आगे कंपटीशन एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम देने वाले। और जो अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये जो यूपीएससी पीसीएस, इनके लिए अगर अभी से अगर सोच रहे हो तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा मैं आपका, ठीक है ना। इसमें मैं आपको पूरा सब कुछ बता दूंगा कि कौन से चेन में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो थोड़ा ये हो गया आपका साइंस का सिलेबस और सिलेबस की मार्किंग, और आपके सिलेबस के अंदर हर चैप्टर में है क्या। अब ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब इसकी प्रिपरेशन आपको सबसे पहले तो आज ही आपके स्टडी टेबल जहाँ आप पढ़ते हो, देखो बहुत हो गया, अब लगभग जून भी एंड में ही है, ठीक है, जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी आपकी स्कूल्स। उससे पहले सेशन आपका अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, तो 2-3 चैप्टर आपके आराम से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अपने जो कोचिंग वाले जो यूट्यूब चैनल है उस पर 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अभी 2nd चैप्टर में स्टार्ट करवा दूंगा, वो हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अभी जहाँ पे आज ही अभी उठो, आपने ये जो मेरे साथ जो पेपर और पेन पे से जो लिख के आपका सिलेबस लिखा बनाया है, उसको अभी आपके टेबल के सामने चिपका दो। रोज देखना है आपको कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, इसमें ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे मार्किंग करनी है, सबसे पहले तो पेंसिल से कि भाई इतना तो मैंने पढ़ लिया। अब उसके बाद आप उस पर पेन वाली मार्किंग स्टार्ट करोगे, कब, जब आप रिवीजन कर लोगे कि भाई इस टॉपिक का मैंने रिवीजन कर लिया, अब उसको पेन से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या होनी चाहिए, जो आपको सामने क्लियर दिखेगा कि मेरा जो रास्ता है उसमें से मैंने ये चीज़ पार कर ली है, तो आपका दिमाग बिल्कुल स्ट्रेट थिंकिंग रहेगी आपकी। और आपको सिलेबस पता ही नहीं है, बुक उठा ली, चैप्टर रटते चले जा रहे हो, ये इक्वेशन रट ली, वो इक्वेशन रट ली, तो ऐसे तो होने वाला है नहीं। तो इन सब चीज़ों पे तो आओ मत, ठीक है। सिलेबस का मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ कर दिया है इसको, तो इसको आराम से पढ़ो, एक बार वीडियो चाहे वापस सुन लो, ठीक है ना। और ये इसको लिख के और अपने चिपका लो। अपना खुद का एम देखो, कंपटीशन हमेशा साइड वालों से नहीं, हाँ अपनी क्लास वालों से, इनसे तो होता ही है, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है उसका खुद से कंपटीशन। इसलिए खुद से हमेशा कंपटीशन रखो। कैसे कि मैं कल तक कहाँ तक था और मैंने आज उसमें अपने में कुछ इम्प्रूव किया है या नहीं, ठीक है। मेरे इस वाले टेस्ट में अगर 9 मार्क्स आए तो अगले में मेरे 10 आने चाहिए। मुझे नहीं पता है मेरे साइड वाले के 9 आए थे, 8 आए थे, 7 आए थे, मुझे उससे क्या काम, मुझे कंपटीशन मेरा खुद से है। मैं अगर पूरे 10 में से 10 मार्क्स ले आओगे तो साइड वाला कितने भी लाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए अपना कंपटीशन हमेशा खुद को बनाएं, तो आपको प्रेशर भी फील नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, और आपके अंदर वो जुनून भी बना रहेगा कि यार मुझे आज एक हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। साथ में रेगुलरिटी बना लो। रेगुलरिटी इन द सेंस आपको पढ़ना है, जैसे 10th क्लास के लिए 6 आवर आपने डिसाइड कर लिया कि हर सब्जेक्ट को 1-1 आवर अपने को मुझे पढ़ना है रोजाना। तो 6 आवर अगर आपने डिसाइड कर लिए हैं तो उसमें रेगुलरिटी लाओ। संडे हो, कुछ भी हो, कहीं शादी व्याह, सब छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 तो तभी आएंगे। ये सब फालतू की जो बातें, जो फालतू के जो यूट्यूब पे या फिर आपके स्कूल्स में अगर आपको ऐसे बताया जाए, अरे सब इजी होता है पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत करनी ही पड़ेगी, रेगुलरिटी लानी ही पड़ेगी, सीरियसनेस लानी ही पड़ेगी क्लास के अंदर। ये नहीं कि मजाक वगैरह में चल रहे हो या फिर यूट्यूब वगैरह प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ रहे हो तो फ़ोन पढ़ने के बहाने ले लिया और उसमें रील चला रहे हो, तो ऐसे तो होने वाला है नहीं। अपनी रेगुलरिटी और अपना हार्डवर्क बनाए रखो, ठीक है। 6 आवर 5 आवर जितने भी आपने डिसाइड किए हुए आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसको रेगुलर रखो। जो हर दिन पढ़ना है आपको, ठीक है।
अगर आपका बाई चांस कोई दिन मिस भी हो रहा है तो उसको अगले 1-2 दिन में उसको सेटल डाउन कर लो, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से, और आपकी हेल्प के लिए मैं हुई, ठीक है। द फ्लक्स कोचिंग पे मैथ्स की क्लासेज चल रही है, 10th के लिए साइंस की क्लासेज चल रही है। और तो अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेज अपनी चल ही रही है, तो जैसा भी है, आपको जैसा भी पढ़ना है वैसा आप डाउट वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। तो हम आपके डाउट वगैरह ले लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। इस सिलेबस से रिलेटेड अगर और कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई चैप्टर न्यू पढ़ना है मेरे से, अभी तो मैं एसिड बेस एंड साल्ट वाला स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम है आपकी, वो सब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो उनका मैं आपके सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। और भी इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम्स है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। पढ़ते रहें, अपना एम फिक्स करें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का, ठीक है। और आज से, अभी से, इसी टाइम से पढ़ने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो कहते हैं ना, कल करे सो आज करो और आज करे सो अब, तो अभी से स्टार्ट करना है। मन को तसल्ली नहीं देनी है कि नहीं अरे अब अभी तो देखा ही, अब कल से स्टार्ट कर, नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मेरी बातों को अगर आप, मेरी बातों का 10% भी अगर आप अपना लेते हो तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और मैं आपके साथ हुई, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और आपके अच्छे, अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए द फ्लक्स कोचिंग के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को भी, आपके जो स्टूडेंट साथ के जो पढ़ने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी सिलेबस के बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। थैंक यू।